Well, dear students and respectable teachers, Assalamu alaikum. Today our lecture number 2, class 7 history and chapter number 1, foundation of Mughal Empire. तो सबसे पहले हम इसका टाइटल शेयर करेंगे, मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर द फाउंडेशन। ये इस चैप्टर का टाइटल है, जिसमें पहला वर्ड है मुग़ल। अब मुग़ल से क्या मुराद है? सो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेबल टीचर्स, मुग़ल बेसिकली ये एक ट्राइब का नाम है। उस ट्राइब का असल नाम था मंगोल। ये एक जगह का नाम है, प्लेस मंगोलिया। तो मंगोलिया एक जगह का नाम है और वहाँ के रहने वालों को हम कहेंगे मंगोल। ये कहाँ वाक़े है? ये चाइना के नॉर्थ में है। जब हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो हिस्ट्री के अंदर ज्योग्राफी का भी रोल होता है, डेट्स का भी रोल होता है। इन दोनों को आपने साथ साथ लेकर चलना है। तो मुग़ल ये नाम मंगोलिया से ही अख़ज़ किया गया है, एब्स्ट्रैक्ट है, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट है, इसलिए आपने इसको ज़हन में रखना है। मंगोल एक ट्राइब का नाम है और इनका ताल्लुक़ जिस फैमिली के साथ, उसका नाम है टर्क। तो ये टर्क फैमिली है, जिसे हम उर्दू में तुर्क फैमिली कहेंगे, तुर्क ख़ानदान। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है एम्पायर। एम्पायर का मतलब होता है सल्तनत, बादशाहत। तो मुग़ल सल्तनत, मुग़ल बादशाहत, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। द फाउंडेशन, उसकी बुनियाद। तो मुग़ल सल्तनत की बुनियाद आज हम इस वीडियो में ये शेयर करेंगे। अब इसके अंदर 2 पर्सन्स को हम बैकग्राउंड पे शेयर करेंगे। नंबर 1 पर चंगेज़ ख़ान, नंबर 1 चंगेज़ ख़ान, और नंबर 2 पर अमीर तैमूर। अमीर तैमूर और चंगेज़ ख़ान दोनों टर्क फैमिली से हैं। अब चंगेज़ ख़ान की नस्ल में से एक शख्स जिसका नाम है यूनुस ख़ान, इसको आपने देनशीन करना है, यूनुस ख़ान। और यहाँ से अमीर तैमूर में से उमर शेख मिर्ज़ा। तरतीब से हम चलेंगे। तो मुग़ल सल्तनत की बुनियाद में हमने एक तरफ देखा चंगेज़ ख़ान और दूसरी जानिब अमीर तैमूर। अमीर तैमूर की नस्ल में से उमर शेख मिर्ज़ा, जबकि चंगेज़ ख़ान के नस्ल में से यूनुस ख़ान। अब यूनुस ख़ान की बेटी का नाम था कतलग निगार ख़ानम, कतलग निगार ख़ानम। याद रखिएगा कि तुर्क ख़ानदान में ख़ातून को ख़ानम कहते थे और मर्द को ख़ान कहते हैं। तो यहाँ पर कतलग निगार ख़ानम ये ख़ातून का नाम है और उसके वालिद का नाम है यूनुस ख़ान। तो मेल के लिए ख़ान और फ़ीमेल के लिए ख़ानम, तो इन दोनों को भी आपने देखना है। और ख़ान और ख़ानम दोनों ये टर्किश वर्ड है। इसके बाद उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा, इसके बेटे का नाम है मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। यूनुस ख़ान की बेटी कतलग निगार ख़ानम, इसकी शादी शेख उमर मिर्ज़ा से हुई। तो शेख उमर मिर्ज़ा का बेटा मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर, इसी ने ही मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद हिंदुस्तान में रखी। अब यहाँ पर देखें तो ज़हीरुद्दीन बाबर के अंदर अगर देखें ख़ानदानी एतबार से, तो ननिहाल की तरफ से वो चंगेज़ ख़ान और ददेहाल की जानिब से वो अमीर तैमूर की नस्ल से है। तो अमीर तैमूर ये भी अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था। ईरान के ऊपर, अफ़गानिस्तान और तुर्की, इन तीनों पर इसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। इवन अफ़गानिस्तान के अंदर कंधार और काबुल का सारा इलाका इसके ज़ेर असर था और चंगेज़ ख़ान ने भी बहुत बड़ी सल्तनत बनाई। तो अगर देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स के एतबार से देखें तो जो ज़हीरुद्दीन बाबर है, ये ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम फादर एंड फ्रॉम मदर, ही वॉज़ द एम्परर। तो इसकी रगों में दोनों जानिब से एक बादशाहत का खून दौड़ रहा था।
तो अब ये इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर किन किन मराहिल से गुज़र कर हिंदुस्तान में पहुंचा, क्योंकि इनका ताल्लुक़ तो मंगोल नस्ल से है, मंगोलिया इलाका है, चाइना के ये रहने वाले, ये किस तरह से हिंदुस्तान में आए। अब इसको हम सेकंड फेज़ में शेयर करेंगे। मुग़लिया सल्तनत के बानी का नाम है मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। हमने ये पहले फ़ेज़ में डिस्कस किया, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद ज़हीरुद्दीन ये जो नाम है और बाबर, ये दो नाम बनते हैं। ज़हीरुद्दीन नाम इसके फ़ादर ने रखा। फ़ादर का नाम सबसे पहले हम शेयर करेंगे दोबारा से, उमर शेख मिर्ज़ा, ये इनके वालिद का नाम है। और इन्होंने नाम रखा मोहम्मद ज़हीरुद्दीन। बाबर ये नाम रखा यूनुस ख़ान ने, यूनुस ख़ान। बाबर जो वर्ड है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान, और इसका मतलब है शेर। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन इसके फ़ादर ने नाम रखा। अब किस जगह ये पैदा हुआ? फ़रगाना में। बर्थ प्लेस इसकी फ़रगाना, 1483 में, 1483 में ये पैदा हुआ। फ़रगाना जगह का नाम है। अब ये हिंदुस्तान में कब आया? 1526 में। अब इन दोनों एजिस के दरमियान का जो फ़ासला उसको अभी हम स्टडी करेंगे इसी वीडियो के अंदर। हुआ ये था कि 1483 के अंदर फ़रगाना में जो पैदा होने वाला शख्स मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर, जब ये 11 साल का था तो इसके वालिद उमर शेख मिर्ज़ा, उसकी डेथ हो गई। और उमर शेख मिर्ज़ा ये फ़रगाना का हुक्मरान था, जबकि यूनुस ख़ान ये हुक्मरान था काशगर का, काशगर जो आजकल उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। तो ये यूनुस ख़ान काशगर का हुक्मरान था, जबकि उमर शेख मिर्ज़ा हुक्मरान था फ़रगाना का। 11 साल की उम्र में, इट मीन्स 1494 के अंदर इसके वालिद की डेथ होगी, तो उसको 11 साल की उम्र में फ़रगाना की हुक्मरानी संभालनी पड़ी। अभी इसने जब हुक्मरानी संभालना शुरू की तो शेबानी ख़ान एक बहुत बड़ा नाम है, वो इसका राइवल बन गया, जो कि चंगेज़ ख़ान की नस्ल से था। और दूसरी जानिब ईरान का बादशाह, किंग ऑफ ईरान, ईरान का बादशाह, ये भी इसका दुश्मन बन गया। अब शेबानी ख़ान और ईरान के बादशाह के साथ ये लड़ता हुआ बिल आखिर इसने वो इलाका छोड़ दिया और फिर इसने काबिल और कंधार के इलाके को फ़तह किया। 1526 के अंदर, 1526 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर, जो आखिरी बादशाह था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ दो शख्स थे, एक का नाम था राणा सांगा और दूसरे का नाम था दौलत ख़ान। अब दौलत ख़ान और राणा सांगा ये दोनों इब्राहिम लोदी को ख़त्म करना चाहते थे, लिहाजा इन्होंने ज़हीरुद्दीन बाबर को 1526 में हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी। 1526 के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर को इंडिया से राणा सांगा, इसको आपने याद रखना है, राणा सांगा नंबर 1, नंबर 2 दौलत ख़ान लोदी। यहाँ पे याद रखिएगा, राणा सांगा ये हिंदू था, राजपूत फैमिली से इसका ताल्लुक़, और ये मालवा का हुक्मरान था, जबकि दौलत ख़ान लोदी ये इब्राहिम लोदी का ये कज़न था। अब इन दोनों ने मिलकर इब्राहिम को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी। तो जब ये हिंदुस्तान आया तो उस वक्त इसके पास 10 से 12 हज़ार फ़ौज थी, 10 से 12 हज़ार फ़ौज थी इसके पास, नंबर 1। नंबर 2, इब्राहिम लोदी के पास 80,000 से लेकर 90,000 तक, कुछ रिवायात में 1 लाख तक इसकी फ़ौज थी।
अब इन दोनों फ़ौजों की जंग पानीपत के मुकाम पर हुई। ये पहली जंग थी इंडिया के अंदर पानीपत के मुकाम पर। पानीपत ये दिल्ली से तकरीबन 80 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। तो इस तरह से राणा सांगा और दौलत ख़ान लोधी की कोलैबोरेशन के साथ पहली जंग ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान पानीपत के मुकाम पर हुई और ये जंग ज़हीरुद्दीन बाबर जीत गया। नंबर 2, जब ये जंग हुई 1526 में, तो उसके बाद राणा सांगा और दौलत ख़ान की ये डिमांड थी कि ज़हीरुद्दीन बाबर इंडिया से चला जाए, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया और दिल्ली पर उसने जाकर अपनी हुक्मरानी का झंडा लहरा दिया। अब इस दौरान क्या हुआ कि 1527 में राणा सांगा इसने एक बहुत बड़ी फ़ौज बनाई और फ़ौज बनाकर ज़हीरुद्दीन बाबर के ख़िलाफ़ इसने जंग की और इस जंग का नाम है जंग कनवाहा। ये कनवाहा के मुकाम पर लड़ी गई और ये इसलिए जंग हुई कि राणा सांगा ज़हीरुद्दीन बाबर को इंडिया से भगाना चाहता था। इसमें भी फ़तह ज़हीरुद्दीन बाबर को ही। नंबर 3, अब कनवाहा की शिकस्त का बदला लेने के लिए राणा सांगा ने क्या किया कि 1528 के अंदर चंदेरी के मुकाम पर एक और जंग लड़ी, जो कि फिर वंस अगेन ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये जंग भी जीत ली। नंबर 4 पर दौलत ख़ान लोधी तमाम पठानों को इकट्ठा करके और राणा सांगा भी उसके साथ मिल गया, चौथी जंग फिर इन्होंने की और उसका मुकाम बनता है 1529 के अंदर घाघरा। ये राजस्थान का इलाका है, तो घाघरा के मुकाम पर अब चौथी जंग हुई जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये भी जीत ली। तो इस तरह से 1526, 1527, 1528 और 1529 ये 4 सक्सेसिव वॉर्स ये लड़ी गई, जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर की फ़ौज हमेशा 8 to 10 टाइम्स कम रही। और यहाँ तक कि 27 के अंदर जो जंग कनवाहा लड़ी गई थी, इसमें इसकी फ़ौज बददिल हो चुकी थी और वो चाहते थे कि वो इंडिया से चले जाएं, लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर तकरीर की, जिसकी बुनियाद पर उनके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा हुई और उसने उस जंग को जिहाद का नाम दिया और जज्बा शहादत के साथ फिर इसके साथ सिपाहियों ने जंग की और बिलाखिर वो जीत गए। तो ज़हीरुद्दीन बाबर को सक्सेसफुली 1, 2, 3 और 4 4 जंगों के बाद हिंदुस्तान की सल्तनत नसीब हुई। अब देखना ये है कि ये जंगें इसने किस तरह से जीती, उसमें 4 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग आर्मी। स्ट्रॉन्ग आर्मी के अंदर क्या चीज़ आती है? डिसिप्लिन। नंबर 2, एम्यूनिशन जितना भी था, जो वेपन्स थे वो सारे के सारे मॉडर्न थे। नंबर 3, डिसिप्लिन था। और नंबर 4 ये है कि जंग लड़वाने का जो तरीक़ाकार जो ज़हीरुद्दीन बाबर का था वो ट्रेडिशनल नहीं था बल्कि सिचुएशनल था। सिचुएशन के मुताबिक उसने जंग लड़वाई। चौथे नंबर पर जो मॉडर्न वेपन का जिक्र किया जाए, हिंदुस्तान के अंदर फ़र्स्ट टाइम ज़हीरुद्दीन बाबर ने गोला बारूद का इस्तेमाल किया था, जिसके बारे में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा और दौलत ख़ान, ये इंडिया के जितने भी यहाँ के हुक्मरान लोकल थे, उनको इसके बारे में इल्म नहीं था। तो गोलाबारी की वजह से उन्होंने एक ट्रेडिशनल जंग लड़ी अपोजिट ने, यानी कि घोड़ों के साथ और हाथियों के साथ, तो गोला बारूद के साथ वो तमाम जानवरों के दरमियान भगदड़ मच गई, जिससे उनकी फ़ौज का डिसिप्लिन वायलेट हुआ। और इस तरह से ज़हीरुद्दीन बाबर ने बहुत कम फ़ौज के साथ अपने मद्दे मुकाबल 80 से 90,000 और 1 लाख तक की फ़ौज को शिकस्त दी। तो ये थी इसकी रीज़न्स। सेकंड फेज़ में हम देखते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसके बाद एक किताब लिखी जिसका नाम था तुज़्क़े बाबरी। तुज़्क़े बाबरी के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी लाइफ के बारे में, अपनी पॉलिटिकल लाइफ और हिंदुस्तान के माहौल के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में, सकाफ़त के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में और यहाँ के फलों और यहाँ की सब्ज़ियों के बारे में सैर हासिल उसमें गुफ्तगू की। तो उसके बाबरी को मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट भी किया गया है, उर्दू के अंदर भी, पंजाबी के अंदर भी। पंजाबी के अंदर तो बहुत कम पाया गया है, फ़ारसी के अंदर चूँकि लिखी गई तो इंग्लिश में डायरेक्ट इसकी ट्रांसलेशन हुई है, फ़्रेंच में हुई है, जर्मन में हुई है और दीगर यूरोपियन लैंग्वेज में इसका तर्जमा हो चुका है। तो उसके बाबरी एक बेहतरीन जो कि फ़ारसी के अंदर लिखी गई एक किताब है। तो उसके बाबरी का मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर तर्जमा हो चुका है और ये एक अथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स के हवाले से एक अथेंटिक सोर्स है। इसके बाद 1530 के अंदर इसकी डेथ हुई, 1530 में इसकी डेथ हुई और 1483 में इसकी पैदाइश। तकरीबन ये 48 ईयर्स की एज में
ज़हीरुद्दीन बाबर की डेथ हुई और इसकी कब्र काबुल के अंदर है। इसकी वसीयत के मुताबिक इसको यानी कि ज़हीरुद्दीन बाबर को काबुल के अंदर तदफीन इसकी की गई और वहाँ पर आज भी लोग जाते हैं। तो इस तरह से ज़हीरुद्दीन बाबर ये पहला इंसान था मुग़ल ख़ानदान की तरफ से जिसने हिंदुस्तान के अंदर मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी और हमेशा जंग व जदल में रहा और इसी दौरान ही इसकी 1530 में डेथ होगी और इसकी डेथ के बाद इसका बेटा मोहम्मद नसीरुद्दीन हुमायूं इसकी जगह पर बादशाह बना। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल बातें आप तक हमने पहुंचाई, वो आपको समझ में आई होंगी और उनके हवाले से 7 क्लास के लेवल से हटकर भी अगर इन्हीं तमाम इवेंट्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो या उसके बारे में कोई करेक्शन हो या किसी किस्म की आपने इससे मुतल्लिक़ कोई बात करनी हो तो यकीनन आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको शेयर करेंगे। तो ये क्लास 7 की ये जो आज की वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए ये इक्वल होगी और यहाँ पर ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और MCQs भी होंगे। तो इसमें शॉर्ट, MCQs और लॉन्ग तमाम एरियाज़ को आप लोगों ने फोकस करना है। और क्लास 7 जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है जो आज हमारे इस लेक्चर के अंदर जिन पेजेस को हमने शामिल किया है वो पेज नंबर 4 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एंड देन 11। तो पेज नंबर 4 से लेकर 11 तक आज का लेक्चर हमारा ये कवर हुआ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नसीरुद्दीन हुमायूं का जिक्र करेंगे। थैंक यू।